प्रस्तुत करता पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। प्रायोजक, धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। नमस्कार, आज है 22 फरवरी, दिन गुरुवार, और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की तमाम अहम खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, कल होगा देशव्यापी प्रदर्शन। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च तो 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला, सुरक्षा में तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डील फाइनल। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी, 3 सीट पर कांग्रेस उतार सकती है उम्मीदवार, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। आईपीएल 2024 के शुरुआती 21 मैचों के शेड्यूल का ऐलान। 22 मार्च को चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान के कहर में गई एक शख्स की जान। 2 विदेशी सैलानी लापता, सेना ने 2 पर्यटकों की बचाई जान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरोगेट प्रचार पर जी बिजनेस की खबर के बाद एक्शन में सरकार। उपभोक्ता मामले के सचिव ने इंडस्ट्री से कहा, अगर प्रैक्टिस नहीं रुकी तो फिर कड़े एक्शन के लिए रहें तैयार। सीबीएसई कराएगा ओपन बुक एग्जाम। किताब खोलकर परीक्षा दे सकेंगे 9वीं से 12वीं के छात्र। तैयारी काफी आगे पहुंच चुकी है। आज की कवर स्टोरी में करेंगे विश्लेषण, जानेंगे क्या फायदा होगा इससे। तूफानी तेजी के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स 525 अंकों से ज्यादा उछला। आईटी, मेटल, ऑटो और मिड स्मॉल कैप शेयरों से मिला सपोर्ट। और आज हमारा न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी, पूरे शो के दौरान किन खबरों पर रहेगी हमारी विशेष नजर, एक नजर जरा इस पर। तो सबसे पहले बात होगी एक देश एक चुनाव पर एक बार फिर से बहस चल रही है, और ये बहस उठी है बिहार से। तो क्या वाकई में 2024 में एक देश एक चुनाव होने जा रहे हैं? ये दिलचस्प खबर और इसका विश्लेषण आगे। इसके अलावा आज की हमारी कवर स्टोरी में हम बात करेंगे ओपन बुक एग्जाम की। तो क्या डर का समाधान ओपन बुक एग्जाम देगा? सीबीएसई तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि इसको एक टेस्ट रूप में भी बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाए। ओपन बुक एग्जाम में एग्जैक्टली होता क्या है? क्या इससे वाकई में जो बच्चों पर एंग्जाइटी का बोझ होता है, उसका स्ट्रेस होता है तैयारी का और पास होने का, क्या उसको कम होगा? और नकल पर क्या नकेल लग पाएगी? बहुत ही खास मेहमानों के साथ आज हम आगे करेंगे इस पर चर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मिस मत कीजिए। इसके अलावा एक और बात होती है आज, जो था आज का हमारा 6 बजे का टॉपिक भी, अटके घर एनबीसीसी फ्रंट पर। जी हाँ, एनबीसीसी को अब आम्रपाली के जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एफएआर बेचकर जो है अपने लिए फंड जुटाने की अनुमति मिल गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले जितने फ्लैट बनाने की अनुमति थी उसके अतिरिक्त फ्लैट बनाकर एनबीसीसी अपने लिए फंड करेगा और फिर उसी फंड से बाकी जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करेगा। ये कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्या ये एक नज़ीर नहीं है, एक उम्मीद नहीं है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो अभी भी अटके पड़े हैं? आगे करेंगे बात इस पर भी। और साथ ही साथ बाजार में तूफानी तेजी का राज क्या है? लगातार जो तेजी चल रही है और आज भी शेयर मार्केट में आखिरी घंटे में जो शानदार खरीदारी लौटी है और निवेशकों ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए कमाया है, क्या ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा? विश्लेषण करेंगे इसका आगे आज की हमारी पूरे शो के दौरान। ये है न्यूज इन फोकस। और अब हमेशा की तरह पोल का वक्त हो चला है। रोजाना हम सवाल पूछते हैं अपनी कवर स्टोरी से जुड़ा हुआ, और आज का हमारा सवाल है,
ओपन बुक एग्जाम से जुड़ा हुआ। यही आज की हमारी कवर स्टोरी। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या ओपन बुक एग्जाम से बच्चों में डर, एंजाइटी और नकल का समाधान निकलेगा? हाँ या ना में आपको जवाब देना है, क्योंकि सरकार तो यही समझ रही है कम से कम, इसीलिए सीबीएसई इसकी तैयारी भी कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये एक विकल्प हो सकता है एंजाइटी फ्री एग्जाम का, स्ट्रेस फ्री एग्जाम का, नकल फ्री, चीटिंग फ्री एग्जाम का? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और प्लीज आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, जो भी आपके कमेंट है उनको हम शामिल करेंगे अपने शो में भी अगर हमें अच्छे लगे। और साथ ही साथ में हाँ या ना में जो आप जवाब देंगे अपने पोल के जरिए, उसके रिजल्ट्स भी बताएंगे आगे। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, सब जगह आपको पोल नजर आएगा। ये बस हाँ या ना में आपको जवाब दे देना है। पार्टिसिपेट कीजिए इस पोल में और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हम इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, आपकी राय भी रखेंगे और उस पर विश्लेषण भी लेंगे। और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक थी सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और वाराणसी के दौरे पर हैं। इस बीच पीएम मोदी ने गुजरात में 1200 करोड़ की 5 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही अमूल की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान 1.25 लाख किसानों और लाखों पशुपालकों से संवाद भी उन्होंने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांडों में से एक बना दिया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अपनी मांगों के लिए डटे किसान 26 फरवरी से ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जबकि 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत होगी। किसानों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। एक दिन पहले खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों से झड़प में एक किसान की मौत हो गई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को किसानों की लिए उनकी दुर्गति के लिए जिम्मेदार बताया और साथ ही साथ इस किसान की मौत के लिए भी जिम्मेदार बताया। इस झड़प के बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिनों तक स्थगित कर दिया था। अब आपको बताएं कि सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की वार्ता विफल हो गई और किसानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प को ध्यान में रखते हुए शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल फिर से तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला किया है, यानी अब कांग्रेस अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा दी गई है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा अब CRPF के कमांडोज करेंगे। सुरक्षा की येलो बुक के मुताबिक Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में VIP के चारों तरफ कड़ा सुरक्षा पहरा होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 58 कमांडो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। CBI ने आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके सहयोगियों के यूपी, बिहार, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा समेत 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। गंभीर आरोपों से घिरे मलिक ने ही इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई। इसके बाद CBI ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया। जून 2022-23 के पूरा जो मामला है, इस पर कई ठिकानों की तलाशी ली गई है। इस पूरे मामले के तहत समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपने नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च कर दी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने एक साथ दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाने का प्रण भी लिया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने भाजपा जेजेपी सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं CET भर्तियों में धांधली, बेरोजगारी, फसलों की MSP और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी।
सीबीएसई इस साल ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है। इसका मतलब ये है कि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स बुक खोलकर एग्जाम दे पाएंगे। आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से छात्रों को क्या फायदा होगा। जो कहा जा रहा है कि इससे स्ट्रेस फ्री एग्जाम का माहौल बनाने में मदद मिलेगी, क्या वाकई में इससे तनाव दूर होगा? जो एग्जाम देने का प्रेशर है वो क्या कम होगा? पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ वापस लौट रहा हूं। सीबीएसई इस साल ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लाए गए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के मद्देनजर सीबीएसई 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए नवंबर महीने में प्रायोगिक तौर पर ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने कुछ स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषयों के लिए ओपन बुक टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। परीक्षा आयोजित होने के बाद सीबीएसई आकलन करेगा कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से छात्रों को पेपर हल करने में कितना समय लग रहा है। आपको बता दें कि ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट्स को अपने साथ बुक, नोट्स और रेफरेंस मटेरियल ले जाने की इजाजत मिलेगी। छात्र एग्जाम हॉल में किताबें और नोट्स देखकर प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोरोना महामारी के दौरान स्टूडेंट्स को ओपन बुक एग्जाम मोड में परीक्षा देने का मौका दिया था। बता दें कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम अभी चल रही बंद किताबों वाली परीक्षाओं से आसान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ओपन बुक एग्जाम कुछ छात्रों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी छात्र की याददाश्त का नहीं बल्कि किसी विषय के प्रति उसकी समझ, विश्लेषण करने की क्षमता जरूरी होती है। ये केवल किताब में लिखे टेक्स्ट को आंसर शीट पर लिखना भर नहीं है। हालांकि ओपन बुक एग्जाम को ट्रायल के तौर पर इस साल नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जा सकता है। इससे मिले अनुभव के आधार पर बोर्ड ये तय करेगा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए ओपन बुक एग्जाम को आगे लागू किया जाए या नहीं। इस ट्रायल के दौरान बच्चों में उच्च स्तरीय थिंकिंग स्किल, एप्लीकेशन, विश्लेषण, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बोर्ड चाहता है कि जून महीने तक ओपन बुक एग्जाम का पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसके लिए बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय से मदद लेगा, जिसने कोविड महामारी के दौरान ओपन बुक टेस्ट की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जेएस राजपूत सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं और पूर्व डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजपूत सर आपका। और मेरे साथ हैं एक और ख़ास मेहमान आनंद कुमार जी। सब जानते हैं आनंद जी को, फाउंडर हैं सुपर 30 के। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर आपका भी हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत राजपूत सर आपसे करना चाह रहा हूँ। सर, सरकार का ये मानना है कि इस तरह हम एग्ज़ाम में जो अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, वो हम एक माहौल दे पाएंगे। क्या आप इस तथ्य से इत्तेफाक रखते हैं सर ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए? नहीं, मैं सुन नहीं पाया पूरा। मुझे पूछ रहे हैं? जी राजपूत सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। ओपन बुक एग्जाम पर सरकार तो कह रही है इससे स्ट्रेस कम होगा, अननेसेसरी एंग्जाइटी नहीं होगी बच्चों को। आप इस तर्क से सहमत हैं? मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ओपन बुक एग्जामिनेशन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। हमें बहुत पहले से ये प्रयोग शुरू करना चाहिए था। हमारे सामने परीक्षा को लेकर के बहुत सी समस्याएं, उसी कारण कोटा जैसी घटनाएं हो रही हैं, संस्थाएं पनप रही हैं, बहुत हर जगह पर ये सब कुछ हो रहा है। तनाव इस कदर बढ़ा है पिछले वर्षों में, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। तो विकल्प तो ढूंढना ही चाहिए। यह भी एक विकल्प है जो बहुत जगह लोगों ने इसका प्रयोग किया है और सफलतापूर्वक किया है। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों पर दबाव कम होगा और बच्चों को थोड़ा गहराई से पढ़ने की स्थिति अपने आप बन जाएगी। यही हमें चाहिए। और जो गहराई से पढ़ लेगा उसे बाद में उसके लिए कोचिंग और ये सब की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमने सही ढंग से लागू किया और अपने जो अनुभव मिलेंगे उनको लगातार हम उसको उसमें शामिल करते रहे, सुधार करते रहे, तो निश्चित रूप से इससे हमें आगे चल करके एक ऐसी वैकल्पिक पद्धति मिलेगी जिसका उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होगा, लाभप्रद होगा। और निश्चित रूप से ये जो बात कही गई है, शिक्षा नीति में कही गई है और
सभी जगह सीबीएसई उस पर कार्य कर रही है, एनसीईआरटी भी कार्य कर रही है, उसी ढंग से पुस्तकें बनाएगी, प्रश्न बनाएगी। हाँ, निश्चित रूप से हमें बहुत लोगों को भी इसमें प्रशिक्षण देना होगा। जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनकी गुणवत्ता सुधारने की बात लगातार कही जा रही है। अब उसके पाठ्यक्रम में इस सब पर भी ध्यान देना होगा। वहाँ व्यवहारिक रूप से प्रयोग करके देखना होगा। जी हाँ। और जहाँ तक राज्य के बोर्ड है समय सभी को इस दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए और देखना चाहिए पूरी आशा के साथ कि इस प्रयोग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जी, कहाँ कमियां रहती हैं, और साथ ही साथ बच्चों की उपलब्धियों पर भी अध्ययन करते रहना होगा। और एक जनरल परसेप्शन जो इससे जुड़ा हुआ है मैं उस पर भी आपसे बातचीत करूंगा, और उसकी जो आपने कठिनाई और चुनौतियों का जिक्र किया मैं उस पर भी आऊँगा। मैं आनंद सर के पास अब आ रहा हूँ। आनंद सर, पहले तो ओपनिंग रिमार्क आपका भी, आप क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट से सहमत हैं? मैं राजपूत सर का बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे गुरु के समान है, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने का अवसर मिला है डिबेट के जरिए और कई चीजों सुनकर। लेकिन मैं सर के कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो बच्चों के साथ काम किया है या कर रहा हूं, मुझे हमेशा यही देखने को मिला है कि बच्चे को अगर किताब से दूर कर दिया जाए तो वो और दूर हो जाएंगे और शायद इस लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चों को फायदा हो सकता है जो किताब के अलावे पढ़ने की क्षमता रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। जो साधारण बच्चे हैं वो बुक पढ़ते हैं, वो उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, वो किताब से भी भाग जाएंगे। हेलो हेलो कंटिन्यू सर, मैं सुन हेलो पा रहा हेलो हूँ। आनंद सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हम सुन पा रहे हैं। हमारी आवाज आपको जा रही है? हाँ सर, बिल्कुल जा रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है हमारे पास इसको अब मैंने इम्प्लीमेंटेशन में लाना, क्योंकि अब बच्चा ओपन बुक सिस्टम है, तो कौन बच्चा किस तरह का नोट्स लेके आता है। कोई बच्चा इतने अच्छे कोचिंग में पढ़ता है, इसके लिए कोचिंग शुरू हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा और उसको किस तरह से बोर्ड पे किताब का उपयोग करो। जो बच्चा भी क्रिएटिव बनना चाह रहा है, बुक में जाना चाह रहा है, बुक पढ़ के हाउ एंड व्हाई समझना चाह रहा है। एनसीईआरटी की कितनी अच्छी किताब राजपूत सर ने लिखवाई थी अपने बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए। आज भी किताब बहुत अच्छी किताब है। उन किताबों से बच्चे भागने लगेंगे और अलग अलग तरह का नोट्स, अलग अलग तरह का कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर आएगा, जो कि लोगों को दिक्कत देगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, सबसे जरूरी बात है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे कठिन चीजों को पैदा करेगा, कि बच्चे जो बहुत होशियार हैं वो तो किताब देखकर भी लिख लेंगे, बिना किताब से भी लिख लेंगे। जो बच्चे कम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कभी किताब पढ़ लेते हैं, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, वो पीछे छूट जाएंगे। ये प्रयोग अच्छा है। कब अच्छा है? हायर लेवल के क्लासेस के लिए, कॉलेज के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन स्कूल के स्तर पर तो सवाल आता है कि बताइए। जी, आपने सिलसिलेवार तरीके से इस पर कई सवाल भी उठाए हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पर। मैं फटाफट राजपूत सर का इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राजपूत सर, आनंद सर सहमत नहीं है इस पूरे कॉन्सेप्ट से। लेकिन मैं आनंद सर से सहमत हूं इस बात पर कि प्रारंभिक कक्षाओं में इसके प्रयोग की अभी आवश्यकता नहीं है। निश्चित कक्षा 8 के बाद ही इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम तो मान रहे हैं, हमने कहा भी है नीतियों में कि प्रारंभिक कक्षाओं में परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। अब वो प्रयोग हमारा अलग से प्रयोग चलेगा, वो चले। और अगर जब हम 8 के बाद शुरू करें, कक्षा 8, 9, 10 या 9, 10, 11, 12 तक तो हमें करने के लिए पूरी छूट होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, जैसे उच्च शिक्षाओं में करते हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक बहुत समझ आ जाती। आनंद जी का अनुभव बहुत सघन है और उन्होंने ये जो बात कही है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रहेगा कि वो कैसे इस्तेमाल करें और ज़्यादा तैयारी करें। मेरा ख्याल ज़्यादा समय बच्चे देंगे। और एक और बात जो आनंद जी ने कही है कि नए प्रकार के कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, ये मैं सहमत हूँ, बिल्कुल खुल जाए। आप जो भी प्रयोग करेंगे, इस देश की प्रवृत्ति ऐसी बन गई है, माता पिता भी उसके लिए जिम्मेदार है कि वो कोचिंग में बच्चों को ज़रूर भेजेंगे। और जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास शिक्षा के द्वारा अधिक से अधिक लाभ लेने की प्रवृत्ति बनी है,
वे भी निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान को मॉडिफाई करेंगे। आनंद जी, इसका तो एक ही तरीका है कि आप जैसे लोग ये प्रयोग करके देखें कि किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाएं, किस प्रकार की पुस्तकें बने। वो प्रयोग अगर कोई करे बड़े स्तर पर होगा और बड़ा कठिन निर्णय होगा, बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा कि जिसमें कोचिंग की आवश्यकता ही न पड़े, ठीक सर, ठीक। ट्यूशन की आवश्यकता न पड़े जी। ये व्यवस्था करने के प्रयास हमें करने चाहिए और आपने बहुत से काम किए हैं। आनंद जी को बहुत अनुभव है इसमें। आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद सर। सर सही बता रहे हैं, इसमें चैलेंजेस बहुत है, इसके लिए नए तरह के किताबों को लिखी जानी चाहिए। सर ठीक बोल रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एकदम कोई चीज पूछता है कि भाई व्हाट इज फल्ला फल्ला फल्ला, बच्चा जवाब दे देगा किताब देके। नहीं, सवाल को भी फिर ऐसा बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा कि सिर्फ किताब देके कॉपी पेस्ट ना करे बच्चा, बल्कि उसको अपने दिमाग की क्षमता को जांचने का, समझने का, वहां पर कुछ लिखने का मौका मिले। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब राजपूत सर जैसे महान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो लोग एक टीम बना के एक पायलट प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं, कहीं उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जी सर, आनंद सर, राजपूत सर, मैं एक मेरा ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही डीप है और वृहद है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ये कोई सतही सा टॉपिक नहीं है कि आप ओपन बुक एग्जाम ले लीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से राजपूत सर इसको इस रूप में लिया जा रहा है कि किताब खोलकर एग्जाम में बैठने का मतलब है सिंपली टू चीट एंड कॉपी। क्या ये सिंप्लीफिकेशन सही है सर? देखिए, ऐसा ना, शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो भी अपना ध्यान दिया है वो बच्चों पर दिया है, किताबों पर दिया, अध्यापकों पर दिया है। हमने एक गलती की है, मेरे जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। हमने माता पिता की शिक्षा पे ध्यान कम दिया है और समाज में एक जो प्रवृत्ति बनी है कि बच्चे या तो प्रश्न का उत्तर देंगे या चीटिंग करेंगे, इसलिए किताब साथ में हो तो वो इससे अधिक समझाना पड़ेगा हमें लोगों को कि ये संभव नहीं है, ये चीटिंग नहीं है। तो माता पिता की प्रवृत्तियाँ भी बदलने में समय लगता है। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ, जब हम नई किताबें बना रहे थे स्वतंत्रता के बाद, पहली बार जब एनसीईआरटी बनी तो उसने देश भर में ऐसे कार्यशालाएं स्थापित की जहां पर दो चीज़ें सिखाई गई अध्यापकों के लिए। पहला, पाठ्य पुस्तक कैसे लिखी जाती है, और दूसरी जो बहुत बड़ा काम किया गया था सारे देश में, प्रश्न पत्र कैसे बनाए जाने चाहिए। अब ये तो करीब 60 साल पहले की बात हो गई। अब हमें दोबारा से नई परिस्थितियों में, नई तकनीक के साथ, नई पेडागॉजी के साथ पुनः इस कार्य को करना पड़ेगा, जैसा आनंद जी ने सुझाव दिया है। अब पुस्तक का स्वरूप बदलेगा, प्रश्न पत्र का स्वरूप बदलेगा, ये जो समय है 3 घंटे 2.5 घंटे, इस पर भी बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा। और बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की स्थिति भी आने वाली है। और बच्चे 1-2 साल में इसकी मांग बढ़ेगी। कुछ प्रयोग हुए हैं, ऐसे ही ये प्रयोग करने और बहुत बड़ी जिम्मेदारी एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं पर आएगी, और भी जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर आएगी, विश्वविद्यालयों पर भी आएगी। लेकिन इस पद्धति को सफल करने के लिए प्रयास सभी को करने चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। आनंद सर, एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आपका जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके अगेंस्ट, वो ये कहता है कि साहब आप ब्लाइंडली मेमोराइजिंग द आंसर्स की प्रवृत्ति से बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट निकालेगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बजाय आप क्वेश्चन और आंसर के ताने बाने में फंस जाए बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपको ओबीई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है देन यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो शायद वो कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर होंगे जो ज्यादा उसके फायदेमंद होंगे करियर में। सर आप सही बता रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं, हमारी अपनी सोच है कि बच्चे जो परीक्षा के दबाव में है, अभी एक बच्ची रो रही थी 96.5% नंबर लाकर रो रही थी और हमसे मिलने आई, तो स्कूल के एग्जाम में बहुत घबराई हुई थी। तो बच्चियों पर प्रेशर है, बच्चों पर प्रेशर है, ये मानते इसको कम किया जाना चाहिए। लेकिन जो आप प्रेशर कम करने की बात बोल रहे हैं ओपन बुक सिस्टम से, तो सर ठीक बता रहे थे, इतने चैलेंजेस है। अब ऐसे स्कूल भी तो सीबीएसई के हैं, छोटे मोटे स्कूल। अभी सर ने बताया, आप लोगों ने बताया कि भाई पूरे देश में इस बात का
फैलाव होना चाहिए और स्टेट बोर्ड को भी इस दिशा में सोचनी चाहिए। बताइए, जहां कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, जहां स्कूल में टीचर उतने ट्रेंड नहीं है, वहां का बच्चा तो बेचारा किताब ही पर बेस्ड रहता है। अब किताब पढ़ के समझने की समझदारी होनी चाहिए, तब ना बच्चा क्रिएटिव सोच पाएगा। और सर सही बता रहे कि ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो क्रिएटिविटी की ओर ले जाए और नए प्रश्न पत्र बनाए। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि नया प्रश्न पत्र बनाने का जिसमें समझ हो, नई किताबों से बच्चों को पढ़ाने का समझ हो, तो इसको एक प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे इतनी चुनौतियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल। राजपूत सर, ये 2020 में लास्ट में, क्योंकि उस समय कोविड पैंडेमिक शुरुआत उसकी हो चुकी थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस तरह का प्रयोग किया और ऑनलाइन एक ओपन बुक एग्जाम का उन्होंने पालन किया। अब उनका जो कॉन्सेप्ट था इसमें तो ये था कि एक बच्चे की जो एबिलिटी है टू फाइंड, टू एनालाइज, टू अप्लाई द इंफॉर्मेशन, उसके सामने इंफॉर्मेशन है बट उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये उसका टेस्ट किया गया एक तरह से। और बहुत सारे बच्चों ने बड़ा इसको, क्योंकि उस तरह की शिक्षा पद्धति में उनकी पढ़ाई हुई नहीं है, तो अचानक उनके सामने जो आप लोगों ने कहा कि क्वेश्चन पेपर नए बनाए जाएं, बच्चों का सवाल ये कि कहीं क्वेश्चन इससे टफ तो नहीं हो जाएंगे सर? ऐसा है, ये क्वेश्चन सरल है, टफ है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन अभी जो प्रयोग होना है वो है कि हम विश्वविद्यालय में जिस प्रयोग का आपने जिक्र किया वो हुआ है, स्कूल स्तर पर भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं, अन्य देशों में हुए हैं और यहाँ भी कुछ संस्थाओं ने किए हैं पहले। लेकिन अभी जो हमें करना है वो है कि आप जो बात कह रहे थे उसी के लिए मैं कहता हूँ कि बच्चे तो आगे वही बढ़ेंगे परीक्षा पद्धति के आधार पर, और इस पद्धति में विषय रूप है जिनके पास 4 चीज़ें होंगी, जिनको 4 चीज़ों में प्रवीणता हासिल कराए अध्यापक जी। वो क्या है? पहली है आइडियाज़, बच्चे के आइडियाज़ को बढ़ाने की क्षमता उसमें विकसित की जाए, वो सोच सके। उसके बाद उसकी सृजनात्मकता की तरफ ध्यान दिया जाए और उसकी जिज्ञासा को माता पिता प्रारंभ से ही बढ़ाते रहें, अध्यापक भी बढ़ाते रहें। ये 4 चीज़ें अगर आ जाएंगी तो निश्चित रूप से वो ओपन बुक सिस्टम से बच्चा डरेगा नहीं। आनंद जी की एक बात को मैं थोड़ा आप समय दें तो मैं कहना चाहता हूँ जी, पिछले 15-20 वर्षों से जब से अनियमित अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, सारा देश जानता है कि उसकी वजह से गुणवत्ता कमज़ोर हुई है। अध्यापकों की नियुक्तियों में जो देरी राज्य सरकारें करती हैं उसकी कारण देश के करोड़ों बच्चों की शिक्षा जो है वो नीचे के स्तर पर आई है, उनकी उपलब्धियां कम हुई हैं। और ये अत्यंत ही दुखद स्थिति है कि अनेक राज्यों में लाखों पद जो हैं अध्यापकों के जो है वो खाली रहते हैं या थोड़े से मानदेय पर अध्यापक नियुक्त होते। ये प्रथा, इस पर बड़ी चर्चा हुई है नई शिक्षा नीति के बनते समय, और उसके पहले TSR सुब्रमण्यम कमेटी में भी हुई थी जिसको हम लोग अब भूल गए हैं। ये देश की ऐसी आवश्यकता है जो राजनेताओं के ऊपर जिसका उत्तरदायित्व है, मुख्यमंत्रियों पर है, मंत्रियों पर है, और देश को इसको बहुत ही सघन ढंग से उठाना चाहिए, सामने लाना चाहिए। हम बहुत अन्याय करते हैं उस बच्चे के साथ जहाँ पर अध्यापक नहीं होता है, और मेरे हिसाब से हम अपने संविधान के साथ भी अन्याय कर रहे होते हैं। जब हमें 1950 में कहा गया था कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व है। मैं समझता हूँ सर, ये आपने बहुत सही बात बोली सर, और मुझे लगता है कि मैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते इस बात को ये भी महसूस करता हूँ कि ये आम विमर्श में ये जो मुद्दा है टीचर प्यूपिल रेशियो का, टीचर्स ट्रेनिंग का, ये मीडिया से भी नदारद है सर। आजकल कहाँ इस पर चर्चा हो रही है कि हमारे बच्चों के लिए आपके ट्रेन टीचर्स हैं या नहीं हैं, कितने बच्चों पर टीचर्स की मौजूदगी है जी। तो ये सर आपने सही कहा, ये चारों तरफ से जो है, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग इसको उठाएं, जरूर उठाएं। बिल्कुल सर, हमें जब मौका मिलता है सर, लोग इसको उठाएं और गांव के स्कूलों में उठाइए। एब्सोल्युटली सर, नहीं बढ़ाइए, अपना समय और दीजिए शिक्षा पर। जी सर, हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके, आनंद सर के इतनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप लोग हमें समय देते हैं, तो हमारे भी जो हम आइडिया लेकर आते हैं उसको बल मिलता है, उस पर बहस कम से कम खुलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए, और देखते हैं कि आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वाकई में बड़े प्रैक्टिकल सुझाव हैं, और आगे इस पर किस तरह से काम बनता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार सर, राजपूत सर, आप दोनों का।
और फटाफट से जाते जाते अब जनता का पोल भी ले लेते हैं। हमने आज का सवाल पूछा था अपनी जनता से कि वो क्या सोचती है इस सिलसिले में। तो देखिए लगभग बराबरी आप समझ लीजिए। हालांकि अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो हाँ कहने वाले ज़्यादा हैं और सकारात्मक लोग ज़्यादा हैं, जो कहते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम से बच्चों में डर और नकल की जो प्रवृत्ति है उसका समाधान निकलेगा। ना कहने वाले बहुत पीछे तो नहीं, लेकिन 49% हैं। तो यह है आज का रिजल्ट। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। बिजनेस जगत की वो खबरें देख लेते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक छाई रही फटाफट अंदाज में। ग्रासिम की पेंट कारोबार में एंट्री हो गई है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिरला ने आज कंपनी के पेंट कारोबार बिरला ओपस को लॉन्च किया। कंपनी ने फिलहाल 3 शहरों लुधियाना, पानीपत और चेक्यार में पेंट प्लांट शुरू किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बाकी 3 और प्लांट शुरू होंगे। पेंट कारोबार के उद्घाटन के मौके पर केएम बिरला ने कहा कि उनके ग्रुप की कंपनियां देश के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया के शेयरों में आज 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि जुटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 27 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी। ये फंड राइट्स इशू, पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित प्राइवेट प्लेसमेंट, QIP या फिर किसी दूसरे तरीके से जुटाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि बाहरी निवेशकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 4000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर बेस्ट से 2400 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजी एक सूचना में यह जानकारी दी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ई बसों की डिलीवरी 18 महीनों में करनी होगी। जूनिपर होटल्स का IPO को अब तक सुस्त रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक IPO सिर्फ 23% ही भर पाया। इस IPO में 23 फरवरी यानी कि शुक्रवार तक निवेश करने का मौका है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 342 से 360 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 40 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,400 रुपए लगाने होंगे। जूनिपर होटल्स के पास इक्विटी निवेश के साथ हयात जैसे दमदार ब्रांड्स का साथ है। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी। GPT हेल्थ केयर का IPO भी आज से निवेश के लिए खुल गया है। पहले दिन तक IPO 37% भरा है। इसमें निवेशक 26 फरवरी तक पैसे लगा सकते हैं। GPT हेल्थ केयर इस IPO के जरिए 525 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 40 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए 485 करोड़ के शेयर बेचेगी। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 177 से 186 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी कोलकाता बेस्ड है और ILS हॉस्पिटल ब्रांड से 4 हॉस्पिटल्स चलाती है। इसमें 2 हॉस्पिटल्स कोलकाता में, 1 हावड़ा में और 1 अगरतला में। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को काबू में लाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। RBI की ओर से जारी MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स के मुताबिक दास ने कहा कि इस समय मॉनेटरी पॉलिसी का रुख सतर्क होना चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए कि महंगाई के मोर्चे पर हमारा काम खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के मोर्चे पर जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम महंगाई को लेकर अब तक जो सफलता मिली है उस पर विपरीत असर डाल सकता है। MPC की बैठक इस महीने 6 से 8 फरवरी को हुई थी। शक्तिकांता दास ने कहा कि MPC को महंगाई दर नीचे लाने की प्रतिबद्धता पर कायम रहना चाहिए। देश की इकोनॉमी की मजबूत ग्रोथ को लेकर सरकार आश्वस्त है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भरोसा जताया कि भारत अगले 10 वर्षों में लगातार 6 से 8% की दर से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू और ग्लोबल बाजारों का फायदा उठाने के लिए दुनिया भर से कंपनियों को देश में आमंत्रित किया जा रहा है। रेल, संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बातें रायसीना डायलॉग 2024 में कही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया भर के देशों और नए विचारों के लिए खुला है। गूगल जल्द ही भारत में पिक्सल फोन का प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में है। निक्के एशिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल अपनी तिमाही में भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन शुरू कर देगा। पिछले साल अक्टूबर में गूगल फॉर इंडिया इवेंट में भी कंपनी ने घोषणा की थी कि वो भारत में पिक्सल 8 सीरीज का उत्पादन शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि पहला भारत निर्मित पिक्सल फोन इस साल से उपलब्ध होगा। कंपनी ने 1 करोड़ यूनिट से ज्यादा की सेल करने का टारगेट बनाया है।
रेल टिकटिंग में मोनोपोली वाली सरकारी कंपनी IRCTC अब रेल, नीर और होटल बिजनेस पर भी फोकस बढ़ा रही है। कंपनी के CMD संजय कुमार जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए सुनते हैं। रेल नीर एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप सभी जानते ही हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या थी हमारे जो कैपेसिटी एनहांसमेंट की। तो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमने जो है एक 75,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी का प्लांट हमने चालू किया है। और एक और प्लांट हम लोग चालू करने वाले हैं वो सिमिलर कैपेसिटी का, जो आई थिंक जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पानी भी हम पिलाएंगे, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो रेल नील को रेल से बाहर निकल के भी हम देख सकते हैं आगे का मार्केट। देखिए, ये अभी हम लोगों ने ऐसा कोई इस समय तो प्लान नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे को नहीं लगता। लेकिन अभी हम अपने जो रिक्वायरमेंट है, अभी डिमांड एंड सप्लाई का रेलवे में इतना बड़ा गैप है, उसको हम फिलअप करने की अभी तैयारी में। तो टूरिज़्म के बिज़नेस में आप एक्सपेंशन का एक बड़ा प्लान सोच रहे हैं। किस तरह से ये पूरा एनहेंसमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा? होटल बिज़नेस में कैसे आप बढ़ेंगे और टूरिज़्म का जो बिज़नेस है उस सेगमेंट में कैसे फोकस कर रहे हैं? देखिए, अभी जो रेल मंत्रालय की नई पॉलिसी आई है, जो भारत गौरव की पॉलिसी है, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिससे टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और IRCTC में ये हमारा दायित्व है कि लोगों को जितने भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं या हैं, वहाँ तक लोगों को ले करके जाना और उनको दर्शन कराना, उनको घुमाना, उनका मेडिकल टूरिज़्म करना, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म करना। तो सब कोई भी तरह के स्पॉट्स हो, उस पे हम लोगों को लेकर के जाना। और रेल बेस्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप मासेस को लेकर के जा सकते हैं। आप किसी दूसरे मोड में इतने लोगों को एक साथ लेकर के नहीं जा सकते। और ओवर द ईयर्स IRCTC ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है इन हाउस कि इस तरह का उनको इतने मासेस में लोगों को टूरिज़्म कराने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भारत गौरव पॉलिसी आने के बाद मुझे लगता है, और हम लोग कर भी रहे हैं, ऑलरेडी हमने 10 रेक ले लिया है, और कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी एनहांसमेंट और काफ़ी हम लोग बड़ा बिजनेस कर पाएंगे टूरिज़्म का, और लोगों को देश घुमा पाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए, होटल की बात आपने की, ये सही है। हमारा अभी एक होटल आने वाला है लखनऊ में। इसके अलावा भी कई होटल्स अभी हमारे पाइपलाइन में हैं। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, और हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया था कि जी बिजनेस पर खबर दिखाई जाने के बाद उपभोक्ता मामले के सचिव जो हैं वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स पर और सख्त नज़र आ रहे हैं। और इंडस्ट्री से वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो ओरिजिनल है और जो सरोगेट विज्ञापन है, इसके बीच के महीन अंतर को नहीं समझा तो फिर ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन से कहीं भी किसी भी प्रकार के जो बैन प्रोडक्ट्स हैं, प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स हैं, उनका सेंस नहीं आना चाहिए। और अगर ये प्रैक्टिस बंद नहीं हुई तो फिर वो कड़े एक्शन के लिए तैयार हैं। तो एक सख्त हिदायत आप कहें या चेतावनी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। हमने एक पूरी सीरीज इस पर की है। सरोगेट विज्ञापन किस तरह से आपको दिखाया कुछ और जाता है, प्राइमरी प्रोडक्ट कुछ और होता है और आपको दिखाया जाने वाला प्रोडक्ट कुछ और होता है। इस तरह से ये एक ग्राहक के इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के अधिकार को पूरी तरह से हैम्पर करते हैं, और इसीलिए ये किसी भी रूप में न उपभोक्ता के हक में है और ना ही ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। और इस तरह के विज्ञापनों पर लगाम लगाने की बात पहले भी हुई है। आस्की ने भी गाइडलाइन जारी की थी, सरकार ने भी जारी की है, लेकिन जब इंडस्ट्री नहीं मान रही तो फिर कड़ा कदम उठाया जा सकता है। ये फिलहाल इशारा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से आया है। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। अमरीश, ऐसा लग रहा है कि इस बार उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सरोगेट एड्स पर आर या पार के मूड में है। दीपक, देखिए, लगातार हम लोग इस बात को रिपोर्ट करते आए हैं और जाहिर सी बात है कि ये उपभोक्ता के हित में तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो विज्ञापन प्रतिबंधित हैं, जिनको कि आप दिखा नहीं सकते हैं, जिनके विज्ञापन अखबारों में छाप नहीं सकते हैं,
उनसे मिलते जुलते विज्ञापन आप दिखाकर जानबूझकर वो संदेश देना चाहते हैं। और मंत्रालय इसी बात को लेकर गंभीर है। उसने स्पष्ट तौर पर आज जो बैठक इंडस्ट्री के साथ, रेगुलेटर के साथ और उपभोक्ता मामले मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में हुई है, उसमें सचिव ने स्पष्ट तौर पर यह कहा इंडस्ट्री को कि ये जो महीन रेखा थी वास्तविक विज्ञापनों की और सरोगेट विज्ञापनों के बीच की, ये अब समझ लेने की जरूरत है। और अगर आप लगातार इसका उल्लंघन करते रहेंगे तो अगले आगे आने वाले दिनों में एक कड़े एक्शन को लेकर तैयार रहने की जरूरत है आपको। स्पष्ट तौर पर दो चीजें बिल्कुल साफ कही गई हैं। पहला तो ये कि जो सरोगेट विज्ञापन है उनकी परिभाषा क्या है, इसको पूरी इंडस्ट्री को, रेगुलेटर्स को दोबारा ये स्पष्ट किया है मंत्रालय ने। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो विज्ञापन आप कर रहे हैं उसमें तत्काल प्रभाव से सरोगेट कैटेगरी में आने वाले सभी विज्ञापनों को हटाइए, क्योंकि अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन हो रहा है जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट से मिलता जुलता नाम है, लेकिन उसका रंग रूप, आकार, प्रकार, पैटर्न, लेआउट या नामकरण भी उस जैसा है जो कि प्रतिबंधित विज्ञापन है, अगर ऐसा है तो ये एक इलीगल, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ये ग्राहक को जानबूझकर धोखा देने की प्रैक्टिस है। ये जो उपभोक्ता कानून है 2022 का, उसका उल्लंघन स्पष्ट तौर पे है। और अगर ये बंद नहीं किया जाएगा तो एक्शन कड़ा हो सकता है। ये अभी चेतावनी दी गई है। कल एक ये डिस्कशन आगे और भी चलेगी। उसके बाद संभव है कि इसी महीने के अंत तक इसको लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन और एक डेट लाइन भी उपभोक्ता मामले मंत्रालय जारी कर सकता है। दीपक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश। तो बहुत जल्दी ही सख्त गाइडलाइंस भी इस पर आ सकती हैं और देखना होगा कि किस तरह से ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट का पूरा खेल रुक पाता है। क्या 2024 में एक देश एक चुनाव होने वाले हैं? इसकी चर्चा क्यों हो रही है? 4 राज्यों में पहले से ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव तय है, मगर अब बिहार और जम्मू कश्मीर को लेकर भी ऐसी ही चर्चा है। और इसकी अगर बड़ी वजह आप देखें तो तेजस्वी यादव का इसके पीछे वो बड़ा बयान है जो उन्होंने बिहार सरकार को लेकर दिया है। तेजस्वी के बयान के मायने क्या हैं और कैसे भविष्य की राजनीति गरमा रही है, देखिए उस पर एक रिपोर्ट। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का दावा क्या सही साबित होगा? बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने की चर्चा तेजस्वी ने छेड़ी है। इसके कई संकेत भी हैं और कई मायने भी हैं। इसके साथ ही चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आयोग लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा के साथ 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जो एक देश एक चुनाव की तरफ एक शुरुआती कदम हो सकता है। बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बिहार में नए सियासी समीकरण बनाने की उम्मीद से तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा हलचल बनी रहती है। ऐसे में तेजस्वी भी अपने दावे के साथ नई बिसात बिछा रहे हैं। उनका दावा कितना सही साबित होगा ये भविष्य बताएगा। मगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर कई संकेत हैं, जिसमें 20 फरवरी को पीएम मोदी की कश्मीर यात्रा भी शामिल है। पीएम ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में कई विकास योजनाओं की सौगात दी और 370 सीट का दावा भी दोहराया। 2019 में धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने इतिहास रचा और 2024 में 370 सीट जीतकर बीजेपी इतिहास रचना चाहती है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर भी हलचल है। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर में साथ-साथ चुनाव हुए तो फायदा किसे होगा? 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें थीं, मगर अब लद्दाख सीट अलग हो गई है। 2019 के बाद परिस्थितियां बदली हैं, सीटों का परिसीमन हुआ है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, मगर कब क्या होगा इसके लिए इंतजार चुनाव आयोग के फैसले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम्रपाली प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने को लेकर नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
नोएडा में आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। एनबीसीसी को ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। एनबीसीसी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स के अब तक इस्तेमाल नहीं हुए और बिक सकने वाले फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR के इस्तेमाल को लेकर ये मंजूरी मिली है। वहीं इन 5 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 10,000 करोड़ की लागत आने की भी बात कही गई है, जिसका सेलेबल वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है। एनबीसीसी आम्रपाली के जिन 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी उनमें ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 4 में स्थित सेंचुरियन पार्क, लीजर वैली और ड्रीम वैली के अलावा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित गोल्फ होम्स हैं। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनबीसीसी को आम्रपाली के फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम दिया गया। मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट का भी गठन किया। फिलहाल एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 38,000 से अधिक यूनिट्स में से करीब 13,500 घरों का काम पूरा कर लिया है और अब फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद मार्च 2025 तक एनबीसीसी के बचे हुए 25,000 अपार्टमेंट्स का निर्माण का काम पूरा कर लेने की उम्मीद है। समझते हैं कि एनबीसीसी और नोएडा अथॉरिटी के बीच पेंच कहां फंसा था। दरअसल एनबीसीसी फ्लोर एरिया रेशियो को बेचकर धन जुटाना चाहती थी। इससे उसकी प्रोजेक्ट को पूरा करने की लागत कम हो जाती और प्रोजेक्ट वायबिलिटी बढ़ जाती। वही इसका असर घर खरीदारों पर भी नहीं पड़ता, यानी घर खरीदारों को घर का कब्जा लेते समय अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन नोएडा अथॉरिटी इस FAR को प्रोजेक्ट का ही हिस्सा मानकर चल रहा था, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद एनबीसीसी ने नोएडा अथॉरिटी को एक नया प्लान सौंपा, जिस पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। जिस फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR को लेकर पेंच था, उसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे कई राज्यों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI भी कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मान लीजिए किसी प्लॉट का आकार 1000 फीट है और उस पर FSI 2 है, तो उस प्लॉट पर 2000 वर्ग फीट का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में एनबीसीसी को जो अतिरिक्त एरिया मिलेगा उसका निर्माण में इस्तेमाल होगा और सिलेबल एरिया में इजाफा होगा, जिसका फायदा एनबीसीसी को मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहे तो नोएडा अथॉरिटी से मिली इस मंजूरी के बाद आम्रपाली में फंसे घर खरीदारों को अपने अटके घर जल्दी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ आज इंडिया 360 में इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zindia360 पर कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।